हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। पहले मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना क्यों की जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं, इनका विकास करने के लिए, इनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें नौकरियों में आरक्षण दिलाने के लिए इस आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में की जाती है। तो यह आयोग समय समय पर जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके कल्याण संबंधी जानकारी सरकार को देता रहता है। तो देखिए इसमें इसकी शुरुआत कैसे होती है हमारे मध्य प्रदेश में और इसकी स्थापना कैसे हुई। तो भारत में सन 1990 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में निर्देश दिया गया था। जो पिछड़ी जातियां थी उनके उत्थान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था। तो इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन पिछड़ी जातियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 पारित किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विधानमंडल के द्वारा यह अधिनियम पारित किया जाता है। इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया? तो इस अधिनियम का नाम रखा जाता है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। और इसी अधिनियम के तहत हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। और यह गठन कब किया गया था? तो 1995 में इस आयोग का गठन कर दिया गया था। तो आपको याद रखना फ्रेंड, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो 1995, यह आपको याद रखना होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1995 में किया गया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1995 याद रखना है। किस अधिनियम के तहत किया गया था इसका गठन? तो आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा यह अधिनियम दिनांक 24 मई 1995 को पारित कर दिया जाता है तथा इस पर राज्यपाल की अनुमति से 29 जून 1995 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में इसका प्रकाशन किया जाता है। तो राज्यपाल ने भी जब इस पर अपनी अनुमति दे दी, तो राज्यपाल की अनुमति के पश्चात इसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। कब? तो ये तारीख आपको याद रखना है, 29 जून 1995 को इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब ये राजपत्र क्या है? तो राजपत्र को इंग्लिश में कहते हैं गजट, और ये सरकार का पत्र होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पत्र होता है, जिसे हम राजपत्र कहते हैं। इसमें केवल सरकारी जानकारी ही प्रकाशित होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राज्य सरकार ने एक निकाय के रूप में किया था। ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके रूप में किया है? तो एक निकाय के रूप में गठन किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा कि इसका मुख्यालय है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अधीन इसे शक्तियां भी प्रदान की गई है। तो जब मध्य प्रदेश में यह अधिनियम पास किया गया था इस आयोग से संबंधित, तो उसी अधिनियम के तहत इस आयोग को शक्तियां भी प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद शक्तियां कौन कौन सी, इसके कार्य क्या हैं, यह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इससे पहले देखिए अब आप इसकी संरचना। तो जब इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की जाती है, तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाता है, इस समय इसके संरचना में कितने सदस्य थे? और 2021 में जब विधेयक पेश किया गया है, तो इसमें इनकी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहले आयोग की संरचना। तो आयोग की संरचना किसके अनुसार फ्रेंड? तो आप यहाँ पर देखिए जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो इस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में कितने सदस्य होंगे? तो देखिए इसमें 1995 के अधिनियम के अनुसार इसमें 3 अशासकीय सदस्य होते थे।
जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते थे। ठीक है, तो ये 3 सदस्यों को नियुक्ति किया जाता था। तो इसमें कौन कौन होते थे? तो इसमें एक अध्यक्ष होता था और 2 इसमें सदस्य होते थे। ये पहले की बात है। ठीक है, कब? 1995 में जो अधिनियम बनाया गया था, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ठीक है, तो इसके बाद में फिर अभी कितने वर्तमान में 2021 के विधेयक के अनुसार, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो 3 सदस्य होते थे, तो इसमें कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग का होना चाहिए था। तो योग्यता इनके लिए तो अभी भी यही है। तो अभी भी नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो अभी भी राज्य सरकार के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, तथा इसमें एक सदस्य पिछड़े वर्ग का होना अभी भी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो 1995 के अधिनियम के अनुसार हमने आपको संरचना बताई है। अब देखिए, इसमें मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार इसकी संरचना किस प्रकार की होगी। तो देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 को और संशोधित करने हेतु विधेयक में मध्य प्रदेश विधानमंडल के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया है या निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है फ्रेंड, ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। इसकी जो संरचना है, तो इसके सिर्फ और सिर्फ संरचना में परिवर्तन किया गया है। तो देखिए इसमें इसकी संरचना अब किस प्रकार की होगी अधिनियम 2021 के अनुसार। तो अब आयोग में 5 सदस्य होंगे। पहले कितने थे? पहले 3 थे, अब कितने होंगे? 5 होंगे। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा तथा इसमें 3 सदस्य होंगे। ऐसे इसमें टोटल 5 सदस्य होंगे, जबकि इससे पहले कितने थे? इससे पहले 3 थे, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष हैं राधेलाल बघेल। ये इस आयोग के अध्यक्ष हैं, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये इस प्रकार से ये संरचना आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना लिखिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट है ये। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें इन सदस्यों में और कौन होगा? तो इन सदस्यों में एक महिला होगी, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये जो सदस्य होते हैं, तो ये 5 इसमें अशासकीय सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति में या इनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिनको पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान हो तथा ये पिछड़े वर्गों के कार्यों के बारे में जानते हो, या पिछड़े वर्ग के कार्यों में इनको ज्ञान हो, या इन्होंने पिछले वर्षों में पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्य किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को इस आयोग में सदस्य के रूप में या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद में कि ये जो अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्य होते हैं, इनकी पदावधि कितनी होती है, मतलब इनका कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए, आयोग के अशासकीय सदस्य अपने पद धारण करने की तिथि से या तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक ये पद पर कार्य करेंगे या पद पर कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित, मतलब खुद के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए हो, तो इस लेख के द्वारा अध्यक्ष या सदस्य अपना पद त्याग सकता है। ये आपको याद रखना है, मतलब अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आ जाता है इसमें आयोग के कार्य। ठीक है, अब आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें इसका पहला कार्य होता है कि पिछड़े वर्ग के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा प्रवर्तन विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। मतलब यह आयोग क्या करेगा? तो यह आयोग संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं पिछड़े वर्ग की जातियों को, तो और विधि के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं पिछड़े वर्ग के लोगों को, जातियों को, तो इनके संरक्षण करता है और इनके कल्याण के लिए कार्य करता है। यह आयोग का पहला कार्य हुआ, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर
उनके कल्याण के लिए मतलब हित का हमेशा ध्यान रखेगा। इसके बाद फिर अगला देखिए कार्य इसमें कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करना। मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्रियान्वयन या उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है यह आयोग, और ऐसे कार्यक्रमों के सुधार हेतु सुझाव भी देता है। अगर इन योजनाओं में या कार्यक्रमों में कुछ सुझाव मतलब कुछ सुधार करना हो तो इसके सुधार से संबंधित यह आयोग सरकार को समय समय पर सुझाव भी देता है। ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला इसका कार्य होता है कि लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण संबंधी सलाह देना। तो यह आयोग समय समय पर सरकार को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देता रहता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अगला कार्य है इसका कि पदों पर नियुक्ति के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजन या उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई सूचियों में किसी नागरिक को शामिल करना या इन संबंधों में शिकायतें सुनना और राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देना। तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित अगर कुछ शिकायतें इसको मिलती हैं तो इन शिकायतों का निपटारा भी यह आयोग करता है। अगर पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई समस्याएं हैं और ये समस्याओं के बारे में इस आयोग को जानकारी प्राप्त होती है तो इन समस्याओं का समाधान करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसके बाद में पिछड़े वर्ग से संबंधित अगर कोई समस्या है तो इनका समाधान क्या होगा, इससे संबंधित सलाह भी यह राज्य सरकार को देता है। यह आयोग का कार्य है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसका अगला कार्य है कि पिछड़े वर्ग के अधीन क्रीमी लेयर में आने वाले, अब क्रीमी लेयर का अर्थ क्या हो जाता है, तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है जो मलाईदार परत होती है, मतलब जिनकी आय अधिक होती है 8 लाख से अधिक। तो 8 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है। तो क्रीमी लेयर को छोड़कर पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं उनको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो क्रीमी लेयर में आने वाले व्यक्तियों या समूहों के प्रवर्ग को सुनिश्चित करना, तो कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन नहीं आएगा यह आयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है। और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं होता, आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। यह भी आयोग डिसाइड करता है। इसके बाद फिर ऐसे कार्यों का पालन करना जो राज्य सरकार उसे सौंपती है। अगर पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई कार्य राज्य सरकार इस आयोग को सौंपती है या देती है तो यह आयोग वह कार्य करता है। ठीक है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्य करता है। तो अभी हमने आपको ये बताया इसके कार्य। अब देखिए इस आयोग की शक्तियाँ। तो आयोग की शक्तियों में देखिए कि राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को यह समन जारी कर सकता है। मध्य प्रदेश में या राज्य में किसी भी जिले के व्यक्ति को यह समन जारी कर सकता है। इसके बाद में उसे हाजिर करा सकता है तथा शपथ पर उसकी परीक्षा भी यह आयोग कर सकता है। इतना अधिकार इस आयोग को होता है। आ रहा समझ में। लेकिन ध्यान रहे कि यह सिर्फ पिछड़े वर्ग से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसी मामले में यह शक्तियां रखता है, बाकी और किसी दूसरे क्षेत्र में इसे अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद फिर अगली शक्ति है इसकी कि किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना। तो किसी दस्तावेज को अपने पास यह मंगा सकता है और उसको पेश करने के लिए भी यह आयोग कह सकता है। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका होता है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। मतलब जो शपथ पत्र होते हैं तो उससे संबंधित सबूत भी एकत्रित यह आयोग कर सकता है, सबूत भी यह आयोग मंगा सकता है। इतना अधिकार इसके पास होता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो किसी भी न्यायालय से या किसी कार्यालय से यह अभिलेख प्राप्त कर सकता है या प्रतिलिपि की भी मांग यह आयोग कर सकता है। इतना अधिकार इस आयोग को होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि साक्ष्यों, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। ठीक है। तो साक्ष्य एवं दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, यह भी अधिकार इसको दिया गया है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है।
इसके बाद फिर अगली इसकी शक्तियाँ होती हैं। तो अगली शक्ति है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। तो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होता है, यह राज्य सरकार को देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी समाप्त हो जाता है। तो छोटा टॉपिक है, इसमें आपसे 3 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर इसमें लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला आयोग देखिए, इसमें मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग। अब मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत में जब भ्रष्टाचार अधिक बढ़ने लगा था, तो भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, इसके लिए हमारे भारत में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था संथानम समिति। और यह समिति 1962 में 1962 में गठित की जाती है और इस समिति के अध्यक्ष श्री के संथानम बनाए गए थे। तो जो संथानम समिति गठित होती है 1962 में 1962 में, उस समय इस समिति के अध्यक्ष थे के संथानम, 1962 की बात है। और इस समिति ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए थे और 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच इन्होंने की थी। तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, इसके लिए इस समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी, ठीक है। और इसके बाद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1963 में भारत सरकार को दी थी और इसके बाद में इसी समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था केंद्र के स्तर पर। तो लगभग फरवरी 1964 की बात है। तो 1964 में केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या करता था, तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार की जांच करता था और भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाए इससे संबंधित यह आयोग कार्य करता था, ठीक है। तो जब केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हो जाती है, तो ठीक उसी समय हमारे मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। और इस आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई है फ्रेंड, तो आपको याद रखना होगा 1 मार्च 1964 की बात है। तो 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करना, ये इस आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें होता कौन कौन है इस आयोग में, तो आपको याद रखना होगा कि इस आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है तथा इसमें एक उप आयुक्त होता है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इस आयोग का मुख्यालय भोपाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग है, जैसा भी हमने आपको बताया था पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका मुख्यालय भी भोपाल है। और ये जो सतर्कता आयोग है इसका मुख्यालय भोपाल है। इसके बाद फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग, तो उसका मुख्यालय भोपाल है। फिर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका मुख्यालय भोपाल है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसका मुख्यालय भोपाल है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद में अधिसूचना के आधार पर राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए अतिरिक्त संभाग के स्तर पर एक संभागीय सतर्कता मंडलों की भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, आ रहा समझ में। और इसके बाद फिर जिला के स्तर पर भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसको ध्यान रखना है आपको कि जिला सतर्कता अधिकारी, आ रहा समझ में। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के स्तर पर देखा जाए तो एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा अन्य उपायुक्त होता है, मतलब एक उपायुक्त होता है। फिर इसके बाद में संभागीय स्तर पर देखें तो संभागीय स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मतलब संभाग स्तर पर कौन होते हैं, तो संभाग स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद में
इधर जिला के स्तर पर कौन होता है, तो जिला के स्तर पर ये जिला सतर्कता अधिकारी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से यह भ्रष्टाचार निरोधक एक संस्था है जो हमारे मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है। तो इसका कार्य क्या है, आप तो देखिए इसका कार्य क्या है फ्रेंड। तो इसका सबसे पहला काम है कि मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का, तो सबसे पहला काम इसका यह है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है, सबसे पहला कार्य, ठीक है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग था उसका भी पहला काम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ही करना है, और इसका भी पहला काम है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। अब भ्रष्टाचार कई प्रकार से किया जाता है, जैसे जो सरकारी संपत्तियां होती है, तो सरकारी संपत्तियों का निजी कार्य में उपयोग करना भ्रष्टाचार होता है। इसके बाद फिर सरकारी संपत्ति किराए से दे देना भ्रष्टाचार होता है। आ रहा समझ में। अब ये कैसे, तो कई बार क्या होता है कि जो सरकारी अधिकारी होते तथा कुछ कर्मचारी होते हैं, तो इनको सरकार रहने के लिए घर देती है। अब सरकारी इनको जो मकान मिलते हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उस मकान में नहीं रहते हैं, उसको किराए से दे देते हैं और ये दूसरी जगह रहते हैं, ठीक है। तो यह भी क्या होता है फ्रेंड, यह भी भ्रष्टाचार ही होता है। इसके बाद फिर जैसे घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं काम करने के बदले, तो यह भ्रष्टाचार होता है। इसके बाद फिर सरकारी पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, यह भी भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार से भ्रष्टाचार होते हैं, तो जो संथानम समिति थी, संथानम समिति ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी उस समय, ठीक है। तो इन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे हो इसके बारे में यह आयोग समय समय पर सरकार को सलाह देता है। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच यह आयोग करता है, जो आपको याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाए, इससे संबंधित समस्त प्रकार की सलाह यह आयोग सरकार को देता है। तो मध्य प्रदेश सरकार को समय समय पर भ्रष्टाचार से नियंत्रित या भ्रष्टाचार को नियंत्रण में कैसे लाया जाए, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे संबंधित सलाह यह आयोग मध्य प्रदेश सरकार को देता रहता है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह आयोग भी समाप्त हो जाता है। तो आपसे यह आयोग 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। छोटे छोटे आयोग हैं, इनसे 11 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपसे 5 नंबर में या 3 नंबर में ये आयोग पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। अब अनुसूचित जाति आयोग को पढ़ने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं। तो मतलब हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 5 और 6 में जिन जातियों का प्रावधान किया गया है, जिन जातियों का वर्णन किया गया है, उन जातियों को अनुसूचित जाति कहते हैं, और जो आदिवासी जातियां होती हैं उनको जनजाति कहते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां, इन जातियों का प्रावधान संविधान के अनुसूची 5 में और 6 में किया गया है, इसलिए इन जातियों के पहले सूची अनुसूचित शब्द लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें आगे, तो ये जो आयोग होता है, तो इसका गठन मध्य प्रदेश में कब होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 1995 में किया गया था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये जो आयोग है इनका मुख्यालय भोपाल होता है, ठीक है। तो इस आयोग मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग का भी मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल है, ठीक है। इसके बाद इसकी संरचना कैसे होगी, संरचना से तात्पर्य कि इसमें एक अध्यक्ष होगा तथा इसमें सदस्य कितने होंगे, तो सदस्य फ्रेंड इसमें 2 होंगे, तो 2 इसमें अशासकीय सदस्य होते हैं और 1 इसमें अध्यक्ष होता है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में इस आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इस आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा, भूपेंद्र सिंह आर्य, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में भूपेंद्र सिंह आर्य, अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में इसके स्थान पर किसी और अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया जाए, तो आपको हमेशा वर्तमान अध्यक्ष अपडेट करके ही याद रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमने आपको यहाँ पर ये बता दिया भूपेंद्र सिंह आर्य, तो आप इसी को हमेशा याद रखो, इसको अपडेट करके आपको याद रखना होगा
क्योंकि हो सकता है कि हमने अभी आपको बताया और आने वाले समय में किसी और को नियुक्त कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इसमें एक आयुक्त होता है। तो आयुक्त कौन होता है फ्रेंड? तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति विकास आयोग का पदेन सदस्य इसमें आयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक आयुक्त होगा, तो आयुक्त कौन होगा इसमें? तो आयुक्त भी अनुसूचित जाति विकास आयोग का यह पदेन सदस्य होता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब इसके बाद देखिए इसमें इस आयोग के कार्य, तो आयोग के काम क्या हैं? तो देखिए इसमें आयोग का पहला कार्य होता है कि आयोग साक्षी और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी कर सकता है। मतलब जो सबूत होता है तो सबूत के लिए और इसके बाद दस्तावेजों की परीक्षा के लिए यह आयोग समन जारी कर सकता है, मतलब बुलावा पत्र भेज सकता है। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति से संबंधित कोई मामला है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर कोई शिकायत इससे प्राप्त हुई है तो शिकायत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबूत मांग सकता है, दस्तावेज को बुलाने या दस्तावेज को अपने पास मंगा सकता है। तो इसके लिए यह एक समन जारी कर सकता है, यह बुलावा पत्र भेज सकता है। इसके बाद फिर दूसरा इसका काम होता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना। अब इसका अर्थ क्या है? तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार जब भी कोई योजना बनाएगी इन जातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जब भी कोई योजना बनाती है, कोई भी कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करती है, तो पहले इस आयोग से हमारी सरकार सलाह लेती है और यह आयोग हमारी सरकार को सलाह देता है। ठीक है, तो अनुसूचित जो जातियां होती हैं, तो अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित कोई कार्यक्रम है या योजना है तो उसके निर्माण में यह आयोग भाग लेता है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि अनुसूचित जातियों की शिकायतों की जांच करता है यह आयोग। इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुछ शिकायत अगर इस आयोग को मिलती है तो उसकी जांच यह आयोग करता है एवं संबंधित किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की भी मांग यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला कार्य इस आयोग का होता है कि लोक सेवाओं तथा जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है तो उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण संबंधी सलाह यह आयोग सरकार को देता है। ठीक है, तो जो लोक सेवाएं होती है, सिविल सर्विसेज होती है, इसमें आरक्षण के लिए। इसके बाद में जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं इनमें प्रवेश के लिए आरक्षण के लिए यह आयोग सरकार को समय समय पर सलाह देता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे ऐसे कार्यों का पालन करना जो राज्य सरकार के द्वारा इसे सौंपे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे कार्यों का पालन करना जो राज्य सरकार समय समय पर इस आयोग को सौंपती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए कि संविधान के अधीन तथा किसी अन्य विधि का मतलब यहाँ पर कोई भी कानून। ठीक है, तो संविधान के अधीन तथा किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित कार्यों को भी यह आयोग करता है या इन कार्यों को पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस आयोग के कार्य भी समाप्त हो जाते हैं और यह आयोग भी समाप्त हो जाता है। तो छोटा आयोग था, इससे भी आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। ठीक है, अब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, तो इसका गठन मध्य प्रदेश में कैसे हुआ? देखिए इसमें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 के तहत या के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए सुझाव देने हेतु मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 244 के खंड 1 के तहत इस मंडल का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। अब इस मंडल में अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए इसमें इस मंडल का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना होगा।
इसके बाद फिर इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। तो एक उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष इसमें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। इसके बाद इस मंडल में, इस बोर्ड में सदस्य कितने होते हैं? तो इस बोर्ड में या इस मंडल में, अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। तो ये इस मंडल की संरचना होती है, या स्ट्रक्चर होता है, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य आपको याद रखना है। और या फिर इसकी संरचना भी आपसे पूछी जा सकती है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की संरचना लिखिए। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो यह मंडल भी इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यह भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका गठन क्यों किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियां होती है, तो इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनको आरक्षण नौकरियों में दिलाने के लिए यह आयोग समय समय पर सरकार को सलाह देता रहता है और इनके कल्याण से संबंधित कार्य करता है। इन्हीं सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग की स्थापना या इस आयोग का गठन मध्य प्रदेश में वर्ष 1995-96 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो इस आयोग का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया है? 1995-96 में इस आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड? तो इस आयोग का मुख्यालय है भोपाल, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके संरचना में देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर सदस्य, तो सदस्य कितने होते हैं? सदस्य इसमें 2 होते हैं, तो 2 अशासकीय सदस्य इसमें होते हैं, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष होता है नरेंद्र मरावी। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। लेकिन हो सकता है कि हम अभी आपको यहाँ पर इसका वर्तमान अध्यक्ष बता रहे हैं और आने वाले समय में इसका कोई दूसरा अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाए। तो आपको हमेशा अपडेट करके याद रखना होगा, आपको अपडेट रहना होगा कि अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप एकदम इसे ही हमेशा याद करके न रखें। जो भी वर्तमान में होगा उसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस आयोग के कार्य। तो स्पष्ट है कि जब आयोग का नाम ही है अनुसूचित जनजाति आयोग, तो जनजातियों से संबंधित कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको बताया मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर और इसका गठन, तो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और 5 नंबर में अगर पूछेगा तो फिर आपको इसके गठन के बारे में, इसके संरचना के बारे में और इसके आयोग के कार्य, ये कंप्लीट आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए आयोग के कार्य। तो आयोग के कार्य क्या है? तो पहला कार्य देखिए इसका कि संविधान के अधीन तथा किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण का कार्य करना, ये इसका पहला कार्य होता है। तो संविधान में इन जातियों से संबंधित जो अधिकारों को वर्णन किया गया है, या फिर कोई अधिनियम है या फिर ऐसा कोई कानून बनाया गया है जिसमें इन जनजातियों के अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो उनका संरक्षण करना, उनके लिए सुरक्षा का प्रावधान करना या उनके लिए सुरक्षा को बढ़ावा देना भी इस आयोग का कार्य होता है। तो इन जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान किया गया संविधान में, इनको जो अधिकार दिए गए, इनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है इस आयोग का, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका आता है कि लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण संबंधी सलाह देना सरकार को। आ रहा समझ में? तो राज्य सरकार को यह समय समय पर सलाह देता है। कैसे सलाह देता है? कि लोक सेवाओं में, मतलब सिविल सर्विसेज में इन जनजातियों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, तो आरक्षण के माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसटी के लोग, मतलब अनुसूचित जनजातियों के लोग भी सिविल सर्विसेज में आए। ठीक है, इसके बाद फिर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी आरक्षण के प्रावधान संबंधी सलाह देता है।
यह सरकार को सलाह देता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाए ताकि इन जनजातियों के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखें और आगे बढ़े। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका देखिए कि अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों की जांच करना एवं संबंधित किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की मांग करना। तो अगर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन संबंधी कुछ शिकायत इसको प्राप्त होती है तो उन शिकायतों की जांच यह आयोग करता है और इन शिकायतों से संबंधित दस्तावेज को अपने पास मंगाता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला इसका काम होता है कि साक्षी मतलब जो सबूत होते हैं तो साक्षी और दस्तावेज की परीक्षा के लिए समन जारी कर सकता है। मतलब कि जो सबूत होते हैं उनकी मांग करता है, दस्तावेज को अपने पास मंगाने के लिए समन जारी कर सकता है, मतलब बुलावा पत्र भेज सकता है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित कोई योजना बनाना चाहती है या कोई कल्याण से संबंधित कार्यक्रम को शुरू करना चाहती है तो यह आयोग इन कल्याणकारी योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेता है और हमारी सरकार को भी यह सलाह देता है। और सरकार भी अगर ऐसी कोई योजना शुरू करेगी या ऐसा कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली है तो सरकार पहले इस आयोग से सलाह लेती है। इसके बाद फिर यह आयोग अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट भी सरकार को देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसका अगला कार्य और लास्ट कार्य है कि ऐसे कृत्य, कृत्य का अर्थ होता है यहाँ पर कार्य, तो ऐसे कृत्य या ऐसे कार्यों का पालन करना जो राज्य सरकार के द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। तो राज्य सरकार अगर कोई कार्य इसे सौंपती है तो किससे संबंधित, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई कार्य राज्य सरकार इस आयोग को सौंपती है तो आयोग वह कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार यह आयोग का कार्य भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और यह आयोग भी समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।